नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम अपने मतदाताओं को ये जरूर कहेंगे कि इस राजनीतिक या लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट डालने जरूर रहें। अलग बात है कि इस वक्त तापमान सर चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन अपने वोट का अधिकार भी आपको मालूम होना चाहिए कि कितना जरूरी है। अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम का आगाज से करते हैं कि राजनीतिक रण के आखिरी क्षण रफ्ता रफ्ता बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। ये छठे चरण का मतदान इस वक्त हो रहा है और आखिरी 7वां चरण जो 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद राजनीतिक रण के क्षण खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इस चरण में जो जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, जम्मू कश्मीर की एक ही सीट से ताल्लुक है। बिहार में 8 है, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों में मतदान जारी है। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में 470 प्रत्याशी हैं, हरियाणा में 370, झारखंड और रांची के संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 70 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 69 यानी 69 लोगों ने अपना पर्चा भरा है। लेकिन आपको बताते चले कि इस 18वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार बिल्कुल आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं को मेरा निवेदन है, ये मैं पढ़ रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आए। एक वोट के मायने रखते हैं, एक वोट मायने रखता है और अपना वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आम लोगों का वोट रहता है। वहीं अमित शाह ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान करने जा रहे जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी सीट लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को उन्होंने आग्रह किया है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको फिर मैंने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक का कहना है कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर हम एनडीए की बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि आरक्षण को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय को दे देंगे, ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन। पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अपनी जनसभा के दौरान क्या कहा और आरक्षण को लेकर ही कहा जो महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, SC ST ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान ये इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर किसी धर्म विशेष को आरक्षण दिया जाए। लेकिन उन्होंने इल्जामात लगाए हैं इंडिया ब्लॉक पर कि अगर वो सत्ता में आते हैं, उनकी मंशा ये है कि SC ST ओबीसी के आरक्षण को किसी विशेष धर्म के लोगों को दिया जाएगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया ब्लॉक भी ऐसा ही कर रहा है और एनडीए ब्लॉक भी ऐसा ही कर रहा है। चर्चा करेंगे आज के छठे जो दौर का मतदान हो रहा है, छठे चरण का मतदान हो, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रतन सिंह गिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, आपका स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डेप्यूटी मेयर है फॉर्मर, आपका स्वागत है। मेरे एक्सट्रीम
लेफ्ट में सोहित शर्मा जी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, और राजीव सराफ जो है वो कांग्रेस से वाबस्ता है, लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं गिल साहब से जानना चाहूंगा, गिल साहब आपको भी लगता होगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आरक्षण के इर्द गिर्द ही ये प्रचार घूमा है। विनोद जी, ये जो चुनाव में जो सही मुद्दे चुनाव में होने चाहिए उनकर छोड़कर अब ये चुनाव में जाति, वर्ण और वर्ग विशेष के लिए आरक्षण और उनकी सुविधाओं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके प्रोविजन लाना जी, और इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना जी, ये इस पर फोकस हो गया है। इन्होंने जो भी गिल साहब शुरुआत कर्नाटक से की है कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं वही आगाज मुझे लगता है कि कांग्रेस उसी ने में किया। उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री को भी सुना और हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे जी। भारत का संविधान एक सेकुलर संविधान है। उसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई भी प्रोविजन, कोई भी गुंजाइश प्रावधान नहीं है जी। आप उस चीज को तब्दील करके इस चुनाव में उसको उस पर ध्यान केंद्रित करके आप जो राजनीति आज कर रहे हैं उससे मैं समझता हूं कि यह देश आगे बढ़ने के कगार पर है। आप धर्म के आधार पर ये जो अगर कभी आरक्षण का आश्वासन भी देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह गैर संवैधानिक है और इस पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। और ये भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप धर्म की राजनीति करें, आप वर्ग विशेष की को शोषण करें और चुनावी फायदे के लिए आप राजनीतिक तौर पर भारत के लोगों को धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटें। जी बिल्कुल, गिल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं राजीव साहब से जानना चाहूंगा, और ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ रोज पहले कहा था कि इंडिया ब्लॉक राजनीति की खातिर, राजनीति के लोलुप होकर के ये भारत को विभाजित करना चाहते हैं। क्या वाकई आप विभाजन की राजनीति कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है? आपको ये स्पष्ट करना होगा राजीव साहब। धन्यवाद विनोद जी। जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि 70 साल से कांग्रेस हुकूमत में है, 70 तो नहीं, इसमें 60-62 साल तो, लेकिन 70 साल हुकूमत अगर ये कहते हैं तो आज तक हमने कभी धर्म, जाति और विभाजन की राजनीति नहीं की। अरे राजीव जी क्या बात करते हो? हमने हर धर्म की देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, नहीं हुआ? सुनिए, मैं 70 साल की सबसे बात पहले उससे वही पहले काम की किया। बात तो कर नहीं रहा, उससे पहले की भी चर्चा में आएंगे अगली। लेकिन अभी जो आप बाटला हाउस इनकाउंटर में आंसू आपके दिखते हैं। अरे सुनिए, मैं उसी पे आ रहा जी, हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी। इस समय देश की बदकिस्मती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी 10 साल की अचीवमेंट कुछ नहीं बता रहे और वो आने वाले कई 5 साल का कोई प्लान नहीं बता रहे। सिर्फ वो एक माइनॉरिटी को टारगेट करके और एक धर्म विशेष की वो राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम आप हमें लाओ, हम राम। वो नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा जो राम को क्रिटिसाइज लाए किया। हैं, उनको मैं ये उनको कह रहा हूँ कि अभी इनके 3 MP जो हैं, एक हेगड़े जी कर्नाटका से सांसद हैं, एक लल्लू सिंह अयोध्या से हैं, एक ज्योति मिश्रा है, वो कहती हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, 402, हम बड़ा कुछ करेंगे, हम संविधान। तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया उस पर अपनी नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं के शहर, इन्हीं के सांसद अगर ये बोलें तो उसमें इनके क्या कोई बयान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, जो कर्नाटका में आपने किया है, मैं ये नहीं कह आप मुझे बताइए, एक विशेष समुदाय को आपने ओबीसी में शुमार कर दिया सर, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, निशाना साधने के लिए। विनोद जी, मैं आगे आपको जी विनोद जी आगे भी मैं डिबेट में कह चुका हूँ, जब भी ये हो मेरे को उसकी एक कॉपी लाके मुझे प्रोवाइड की जाए। और ये क्या बात कर रहे अभी दिखेगा सर, अभी दिखेगा। मेरे बात सुनिए ना, मैं ये तो बात कर रहे हो। अरे क्या मेरी बात? तो सुने ना आप। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, अब पहले मुझे तो कंप्लीट करने दें। डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री जी का कई दफा बयान दिखाते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा मुस्लिम, उन्होंने महिला, ओबीसी, एसटी, एससी और लास्ट में उन्होंने कहा, इन्होंने एडिट करके उसको दिखा दिया। लिखा हुआ है
अब हम अरे आपको सर उसमें पहले अब लिखा है, हम पहले आपको महिला, नहीं, एससी, ओबीसी, एसटी और फिर मुस्लिम लिखा राजीव है। जी, ये अब ना आपको मैं पंडित नेहरू जी की वो चिट्ठी भी दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने सभी चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन बलदेव जी, आप मुझे बताइए, आप क्यों डराते हैं? आप डराते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि ऐसा प्रावधान भी नहीं है। क्यों मिसलीड करते हैं पब्लिक को? मिसलीड नहीं करते। एक साइड में आप कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, दूसरी तरफ आप कहते हैं ऐसा होने जा रहा है। कांग्रेस ने आज तक 60 सालों की राजनीति में देश को धर्म के आधार पे बांटना, जात पात में बांटना, ऊंच नीच पे बांटना, धर्म के आधार पे बांटना, जिसका आधार शाहबानो केस है, जिसका आधार कर्नाटका है जिसमें एक समुदाय के लोगों को सबको आरक्षण दे दिया, वो हमारे एसटी ओबीसी से काट के दिया। बंगाल में जो क्या हो रहा है वहाँ पे, अब हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सबके सामने है, सभी लोगों को आरक्षण दे दिया। मतलब ये मेरे मित्र कह रहे थे सराफ साहब कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम शुरू से सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिला सशक्तिकरण की बात की थी शुरुआत में। भारतीय जनता पार्टी ने देश की दुनिया की, का भी जिक्र कर दीजिएगा, शाह बानो का तो आप करते हैं, बिल्किस बानो का भी मैं कर रहा हूँ। हाँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक भारत विकसित भारत की बात की है। लेकिन जब ये बात करते हैं, जब ये बात उस पर आते हैं, धर्म के आधार पे बात करते हैं, जब ये आरक्षण की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ता है। जब ये कहते हैं 5 साल में हमारे 5 प्रधानमंत्री होंगे, हर साल में एक प्रधानमंत्री होगा, तो उसकी बात करना पड़ती है। विनोद जी, बलदेव जी, बाबरी ताला, ये टर्मिनोलॉजी ये भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है, बाकी किसी की हिम्मत बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, इनके ही क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने कहा था कि जो राम मंदिर बना है, अगर कोर्ट फैसला दे भी देता तो कांग्रेस की सरकार होती, तो जहां पे मंदिर नहीं बनता जी, तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है विशेष समुदाय को खुश करने वाली है, तो वो वहां पर उन्होंने बाबरी ताला लगाने के प्रयास करेंगे। सच्ची बात कही है, जो इनकी मर्जी है, वो जो इनकी नीति है उसी की बात कर रहे हैं। तो जब उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कई बार सोचते हैं कि भगवान जो नारायण थे पहले राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, तो उनको पूछा गया, किसी ने पूछा भक्त ने कि जब आप रामायण में थे, राम आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो थोड़ा बहुत कृष्ण के भक्त ऐसे वैसे हो गए। तो उन्होंने बोला जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे तो तब उनके सामने जो दुश्मन था वो रावण जैसा था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था। लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आया तो तब मेरे पास कंस जैसे लोग और दूसरे अधर्मी लोग थे जिनके लिए कुछ चीजें करना जरूरी थी। तो जैसा आगे से दुश्मन है, जैसी बात है वैसा ही जवाब वो दे रहे हैं। तो अपने बात से हटना पड़ रहा है। हम तो विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबके साथ क्लियर कर दी कि आप कांग्रेस को कंस मानते हैं, भाजपा वाले उदाहरण देकर भी क्लियर कर। सोहेब जी, महबूबा मुफ्ती आज फिर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रहा है। क्या ये हताशा है? क्या हार के संकेत नजर आ रहे हैं कि आज वो कह रहे हैं कि उन लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रहा है? हालांकि जमकर प्रचार किया है, आपके बड़े नेता वहां पहुंचे थे, इंतजाम मुफ्ती ने भी बहुत प्रचार किया है, और अब आज जब मतदान है तब वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रही है। देखो विनोद जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तरह बाजुए कातिल में है। आज जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, अब क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? जो हालात इस समय 6 फेज के बाद कश्मीर को में देखने को मिल रहा है, अरे भाई अब 10-10 बजे रात के पीडीपी के वर्करों को अब डिटेन करोगे और फिर प्रोटेस्ट ना करें, ये कौन सी आजादी है? और सबसे बड़ी बात, आप वहां पे स्टेटमेंट आया, सुन लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, कश्मीर में जाएं, जहां पे साउथ कश्मीर में, वहां पे लाइनें लगी हैं, वहां पे जनता बोल रही है, वहां में 2-2 घंटे हो गए वहां पे खड़े हुए। कहीं ईवीएम मशीनें खराब हो गई हैं, कहीं हमें वोट नहीं करने दे रहे हैं। तो ये हालात अगर आप पूरे कश्मीर में चला रहे हैं, पूरे कश्मीर में चला रहे हैं, तो ये हालात कब तक चलते रहेंगे? आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी क्रांतिकारी नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वो क्रांतिकारी नेता है
जो पार्लियामेंट के बाहर जाकर अगर प्रोटेस्ट कर सकती है तो वो पार्लियामेंट में 100% पहुंचेगी, वो धारा 370 की बात करेगी, और आप जितना मर्जी रोक लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि साउथ कश्मीर की जनता और रजौरी पुंछ की जनता पीडीपी के साथ होगी, और आने वाला समय पीडीपी का होगा। ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं। अगर जनता आपके साथ होती तो आज महबूबा जी बोर्ड लगवाने जाती, आज धरने पे नहीं बैठती। अरे आपने हालात ऐसे बना दिए हैं, परेशानी आपने हालात ऐसे बना दिए, हमारे वर्गों को अपने अंदर कर दिया है, हमारे वर्गों को अंदर कर दिया है। आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो, यही प्रॉब्लम है। आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो। उग्रवादी जम्मू कश्मीर में जंगल राज चल रहा है, जम्मू कश्मीर में जंगल राज चल रहा है, हमारे वर्गों को दबाया जा रहा है। मैं निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कश्मीर की तरफ ध्यान दिया जाए, कश्मीर की तरफ देखा जाए। इस समय हालात क्या बने हैं वहां पे। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और बलदेव बलोरिया से जानना चाहूंगा कि आप लेवल प्ले फील्ड क्यों नहीं दे पा रहे। महबूबा मुफ्ती चिल्ला रही है, उनके वर्कर्स को आपने रात को डिटेन किया, या पुलिस ने किया या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया? विनोद जी, मैं आज भी इनको राय देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आप बहुत दिन चले गए जब आप हिली टच की बात करते हो, जब आप उग्रवादियों के साथ जाके बैठ के वहाँ उनकी हितैषी बनते थे। आज वो सरकार नहीं रही, हमारा जीरो बैलेंस है। आपका एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया और महबूब जो उग्रवादी था, महबूबा जी धरने में बैठते, तो इसका मतलब क्या है? इनको चस्का पड़ा है 2% वोट पे जीतने का, 3% वोट पे जीतने का। लोग वोट नहीं डाल पाए, लेकिन आज इनको पता होना चाहिए दिल्ली के चांदनी चौक में 19% पोलिंग हो रही है और श्रीनगर में 23.11% पोलिंग 11 बजे हो रही है। कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं, उनको पता चल गया है कि हमारे हक में वोट नहीं पड़ रहे, जो देश के वोट दे रहे हैं, विकास के लिए वोट दे रहे हैं, टूरिज्म के लिए वोट दे रहे हैं, जे उग्रवाद के लिए और पाकिस्तान के हितैषियों को परे कर रहे हैं। समझ गए हैं, हार का बहाना ढूंढने के लिए आज महबूबा जी धरने पे बैठ रही हैं। मैं भी रजौरी पुंछ पे चक्कर लगाने गया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पक्का महबूबा जी हारेंगी, उमर अब्दुल्ला जी भी हारेंगी। जो परिवार वाले लोग हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने उग्रवाद में धकेला था, उसको किनारे करेंगे, दूसरे लोग आएंगे और कश्मीर में विकास भी बढ़ेगा और जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा, पक्की बात। सोहित जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, सोहित जी आप बोलना चाहते? मैं गिल साहब से जानना चाहूँगा। गिल साहब, सोहित जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्रांतिकारी नेता। महबूबा मुफ्ती क्रांतिकारी नेता है? ऐसी नेता जो कहती हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं, वो कौन सी क्रांति करेगी? क्या ऐसा है, क्रांतिकारी का जो मीनिंग है हर वर्ग के लिए अपना है। एक पक्ष में अगर कोई क्रांतिकारी है तो दूसरों के लिए वो विद्रोही भी है जी। तो कहने का मतलब है कि अपनी परिभाषा इनकी जो है उसमें ये जस्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जनरली गिल साहब का कहना है जो उग्रवादी है, जो महबूबा मुफ्ती जी हैं जी, उनकी जो राजनीति रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अलगाववाद पर थी, उनके हितैषी के रूप में थी। और उन्होंने हमेशा रीजनल एस्पिरेशन और जो सेक्टेरियन एस्पिरेशंस हैं उनको उभारा है। उन्होंने बहुत बार ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं जो अगर भारत को मजबूरी रूप पर, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो वहाँ के एक खित्ते में अगर रूलिंग पार्टी या जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन है अगर कभी अलगाववाद की बात करते हैं या उनकी सपोर्ट की बात करते हैं या एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। उसके लिए इनके लिए वो क्रांतिकारी नेता हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बाकी लोग उनको क्रांतिकारी नेता नहीं मानते। अब बात चल रही थी कि ये जो अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती का आरोप था कि उन्होंने अगर देखिए, ये मुझे मालूम नहीं है, हम मौके पर नहीं हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और आज ही किया है जिस दिन चुनाव हो रहा है। मेरा यह मानना है कि अगर पीडीपी के वर्कर्स को, पोलिंग एजेंट्स को सरकार ने या पुलिस ने अगर आज अरेस्ट किया है तो वो गलत है, इस सेंस में कि अगर चुनाव हो रहा है, अगर वो
वो मशकूक आदमी है तो उसको कल भी किया जा सकता था या एक दिन बाद भी किया जा सकता है। तो ये आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहिए सरकार को। और ये मुझे मालूम नहीं है कि वहां 1 या 2 या 4, अगर वो मशकूक हैं पुलिस ने कार्रवाई की होगी और पुलिस जस्टिफाई भी हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सभ्य समाज में हम बात कर रहे हैं और एक चुनावी माहौल है तो उसमें आपको अपने विरोधी को ये मौका नहीं देना चाहिए। उनको 2 दिन बाद भी किया जा सकता था। तो अगर ऐसा है तो वो गलत है। दूसरी बात है कि जहां तक वो कहते हैं, इन्होंने कहा कि पोलिंग नहीं होने दे रहे। अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया, इस समय 23% बिल्कुल .11 पोलिंग हो चुकी है। और आप पिछला रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक तौर पर कभी भी 96 के बाद खासकर कभी भी इतना चुनाव में इतनी परसेंटेज वोट नहीं पड़े हैं। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और इसको मैं समझता हूं कि उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2019 में 8.98 बिल्कुल 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 आपने सही कहा। देखिए, अभी इसीलिए केंद्र सरकार ने इस समय एक रणनीति बनाई थी जी। वो प्रशासन इसको प्रोत्साहन दे रहा है लोगों को कि आप आइए और वोट डालिए। उसमें राजनीतिक कारण तो है ही, क्योंकि जब ये पोलिंग कम होती है, कश्मीर के मैं संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो जब पोलिंग कम होती है तो क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दोनों एक क्षेत्रीय दल है। इनका एक अपना सॉलिड चुनाव, सॉलिड वर्कर और सॉलिड बेस है मतदाताओं में। तो जब वो तो वोट डालते हैं जी, अब थोड़ा सा समय मुझे भी दिया जाए तो वो क्लियर करना चाहिए। वो तो वोट डालते हैं, वो तो वोट डालते हैं। मैं बहुत कुछ मुझे बात करने दीजिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं कि जो कम वोटिंग होती है वो क्षेत्रीय दल के पक्ष में जाने के संभावना ज्यादा होती है। लेकिन इस समय प्रशासन की यह कोशिश थी कि जो नए लोग हैं, जो नौजवान है, यूथ है, जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनको प्रोत्साहित करें और वो वोट डालें। उसमें वो एक सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर ज्यादा वोटिंग होगी चुनाव में तो उस चुनाव की एक क्रेडिबिलिटी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है कि उनका ये राजनीतिक लक्ष्य हो। जो मैं देखता हूं कि नए प्लेयर भी हैं वहां, वो क्षेत्रीय दलों के मुकाबले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो नया वोट है उनको राजनीतिक जमीन मिले। चलिए गिल साहब इनसे जान लेंगे। जी सोहित जी, देखो आपको किस बात का एतराज है? आप मुझे एतराज ये है कि एक रीजन पार्टी जो होती है उसका एक मकसद होता है। जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी बनी थी वो 2000 में बनी थी, उसका एक ही मकसद था कि जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए। उसी के लिए ये हीलिंग टच पॉलिसी लाई थी। आपको ग्लोरिया साहब को क्या पता हीलिंग टच पॉलिसी होती क्या है? आपका मेंटालिटी आपकी जो मेंटालिटी सोच है ना, उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि हीलिंग टच पॉलिसी क्या होती है। SRO 43 कहता है, जो बॉर्डर पे गोले बारूद में जिनके हाथ टांग उठे हुए हैं उसको नौकरी दी जाएगी। आप क्या बात करते हो ग्लोरिया साहब? हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में शांति लाई है, हम लोगों ने टनल को चलाया है, हम लोगों ने क्या कुछ किया? आप मुझे बताओ, आप लोगों ने क्या दिया? इसी हीलिंग टच पॉलिसी के बदौलत आप लोगों ने हमारे साथ सरकार बनाई, आप लोगों ने हमारे साथ सरकार बनाई। इसी हीलिंग टच पॉलिसी की बदौलत। गिल साहब एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी हो, क्या रीजन परेशानी को दूर किया जाए? अरे सुनिए ग्लोरिया साहब, सुनिए ग्लोरिया साहब, अरे आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए ना, सुनिए। आज आपका हीलिंग टच कहाँ है? आज महबूबा जी ने अरे जम्मू कश्मीर का कहाँ पे? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जाके कश्मीर में हमारे औरतों को डिटेन करके कर दिया। आप जस्टिफाई करो, हीलिंग टच ठीक था, बोलो लोगों के बिल्कुल 100% हीलिंग टच पॉलिसी ठीक थी। जो मिलिटेंट उग्रवादियों को का हिस्सा था।
जो दहशतगर्द को उग्रवादियों को नौकरी दी वो ठीक थी। आपके निर्मल सिंह जी आप मुझे गए थे, बताओ, छोड़ो बात, मुझे वाली साहब के बताओ, घर में सारी गुलाम बात छोड़ो, वानी, आप मुझे ये उनके बताओ, घर जाकर गए थे। आप मुझे इनको ये दे बताओ, दीजिए, ग्लोरिया साहब वानी जो साहब हिली बोल रहे हैं। नहीं, गुलाम वानी के घर आप ही हाँ, गए वानी थे। साहब शब्द इस्तेमाल किया आपने। वानी के घर आप ही गए थे। आपने साहब इस्तेमाल आप किया। आप ही गए थे। आप सीधी बात करो। आप ही गए थे। आप बोलो हीलिंग टच जो आप बात सुनिए ना, जो आप बात आपने सुनिए, आतंकवादियों को आप बात नौकरियां सुनिए, दी आप वो बात सही थी, सुनिए, जिन्होंने आप सुनो मेरी। AK-47 उठाई और उसको SRO 40 के तहत नौकरी दे दी वो सही थी। शायद बेरोजगारी शायद दूर ये करने का तरीका ये था। शायद- अगर सही था तो फिर मैं आपको मान लेता हूँ ये सही था। बुरहान वानी साहब गलत ये बात है। शब्द कैसे इस्तेमाल किया? गुलाम वानी साहब कहते हैं ना, इनके आप साहब थे वो, रिवाइंड करके बता इनके साहब थे, ठीक है, गलती से हो गया। नौकरियां भी उन्हीं को दी इन्होंने। जी विनोद ठीक है, जी वो गलती से हो गया। इन्होंने इनके सारे ये बात एक है, आतंकवादी ग्लोरिया साहब, इनके अरे लिए बात साहब सुन ही हैं। लीजिए। आज महबूबा जी भी उनके लिए बैठी अरे है। बाबा सुन लीजिए, आप तो आज सुनिए। आज एक आप ओवरब्रोड सुन रहे हो, वर्कर बोलते को रहिए। अंदर कर दिया और महबूबा जी धरने चलिए पे बैठ बोलिए, गई। सही जी बोलिए। कमाल कहते हो आप। चलिए चलिए बोलिए, बोलिए सही जी बोलिए। बात महबूबा ऐसी जी ने है। एक बार भी नहीं बोला कि हीलिंग टच मेरा ठीक था। आज उन्होंने वो अरे आप लोगों ने हिलका बस के बाद सरकार बनाई या नहीं बनाई? सरकार को छोड़ो, बनाई, क्यों छोड़े? आप हीलिंग कैसे टच को छोड़े? जस्टिफाई करते हो, कैसे नहीं छोड़े? आप करते? जम्मू कश्मीर को धोखा देते आप हो, जस्टिफाई करते हो, आप नहीं करते? धोखा देते हो। आप ही के निर्मल सिंह जी बात का जवाब दो। बुरहान वानी के घर जाते हैं, आपका सेल्फ रूल कहाँ है? वो भी क्या है? बताएंगे। बताओ आप सुन ना। लीजिए ना, बताओ आप ना। सुनते नहीं है, आपका प्रॉब्लम तो यही है ना। चलिए बोलिए, आप बोलिए, सुनते बोलिए, नहीं है। सेल्फ रूल और एक इंडिया की रीजन बात पार्टी जब बनती है वो जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलती है। जम्मू कश्मीर में जो भी परेशानी आती है वो रीजन पार्टी उसको सॉल्व करती है, और उसी में एक कोशिश रही थी कश्मीर के लिए, और उसी कश्मीर के लिए अगर एक क्रांतिकारी नेता कोई स्टेप उठाता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। अरे वही पार्टी है जिसके साथ आप लोगों ने हुकूमत बनाई, और उसी पार्टी के बीच में 3 साल आप झूले लेते रहे, 3 साल आप सरकारी झूले लेते रहे। आप बात करते हो रीजन पार्टी ही एक इसका समाधान है जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का हल निकाल सकती है। आप लोग हल नहीं निकाल सकते। चलिए चलिए सोहेल जी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और मैं राजीव श्राव जी से जानना चाहूंगा कि 18वीं लोकसभा के चुनावों में क्या इंडिया ब्लॉक को पाकिस्तान का समर्थन मिलेगा? देखिए विनोद कुमार जी, पाकिस्तान का कैसे समर्थन मिलेगा हमें? आपके लोग मांगते नहीं, हैं। आप बताइए, आप मुझे बताइए। कैसे समर्थन मिलेगा? चलिए आप मुझे नहीं, बताइए ना, पाकिस्तान क्या देखिए, हेल्प कर सकता है, बताइए। फारूक अब्दुल्ला आपके ब्लॉक के हैं, हिस्सा हैं, मणिशंकर अय्यर आपके बड़े देखिए विनोद जी, एडवाइजर हैं। फारूक अब्दुल्ला हमारे इंडिया गठबंधन का पार्ट है, उसका हिस्सा है जी। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अपनी है, उस पर विचारधारा पे अलग है। मणिशंकर जी पार्टी के ना स्पोक्समैन है, ना पार्टी के प्रेसिडेंट है, ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। तो एक इंडिविजुअल का बयान अगर हो सकता है, आप उसको बता रहे हो। नहीं राजीव श्राव जी, आप उसको खंडन कर सकते हो ना, ये कह सकते हो कि मणिशंकर इज अ मैन ऑफ बीजेपी, जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, हिम्मत है? देखिए बात क्यों ऐसा होता है कि 2019 में आके वो इस तरह का बयान देते हैं कि झोली बना के भीख मांगते हैं कि पाकिस्तान हमें समर्थन करो, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, फिर 16 आते हैं, 24 में आते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान को झुक करके सलाम करना चाहिए। क्या बोलिए ना, ही इज अ मैन ऑफ बीजेपी। देखिए विनोद जी, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, मैं आपको फिर भी एक बात बताऊं, कांग्रेस में लाखों लोग जो हैं कार्यकर्ता हैं, और पिछली पार्लियामेंट का इलेक्शन आपके मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के। पार्टी में जिम्मेवार देखिए मिनिस्ट्री तो कभी भी किसी को मिल सकती है, लेकिन पार्टी की जो पोजीशन है, नहीं जरूरी नहीं हो पार्टी की विचारधारा का हो, कई दफा आपके अलायंस में गठबंधन में आप किसी ने भी दे सकते हो। विचारधारा के नहीं उनको देखो पार्टी की पोजीशन एक अलग चीज होती है बलोरिया साहब, संगठन से जुड़े हुआ एक अलग चीज है। मिनिस्ट्री कई दफा कोई नौकरी से रिजाइन करता है वो भी मिनिस्टर बनता है। हमारे यहाँ BR कुंडल जी बने, हमारी स्टेट में वो भी बने। हाँ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी ना, मैं कह रहा हूँ मिनिस्ट्री बनी ना, वो पार्टी ऐसा बड़ी जगह होता है। इनका VK सिंह जो गाजियाबाद से चुनाव जीत के नहीं जीत के, मेरा मतलब संगठन के तो नहीं ना थे वो तो आर्मी के चीफ थे। VK सिंह जी कोई बयान देते हैं तो उसका कोई मतलब है? नहीं वो एज ए मिनिस्टर गिना जाएगा। अगर वो पार्टी के नेता है, वो इसलिए चुनाव लड़ा। वो जब मिनिस्टर होंगे तभी उसके बयान को गिना जाएगा, अगर मिनिस्टर नहीं होंगे तो संगठन में होंगे नहीं तो उसके बयान को कौन मानेगा?
दूसरी बात, अब मैं उस बात पे आता हूँ, बलोरिया साहब ने कहा थर्ड इकॉनमी, जबकि मैं उनको बता दूं इंडिया 14वें पोजीशन यानी 14th पोजीशन पर आज की डेट में है। और दूसरी बात है, जब ये थर्ड इकॉनमी की बात कर रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो मुझे 50% अबव आबादी जो है फ्री का राशन ले रही है, तो मुझे कोई इसमें बहस नहीं करनी कि आप थर्ड इकॉनमी हो सेकंड इकॉनमी हो, ये अपने आप में ही एक है। और परिवारवाद की इन्होंने बात की, बीजेपी में 60 लोग ऐसे हैं जिनका परिवारवाद चल रहा है, तो एक किस परिवार की बात कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, अब इन्होंने 14th इकॉनमी आपने कहां से ये फिगर मैं आपको, आप चेक कर लीजिए, सुनिए मेरी बात, थोड़ा ज्ञान दे, नहीं तो फिर आप देखिए, सुनिए 80 करोड़ को आप दे रहे हो राशन, अगर सुनिए 5 किलो राशन आप दे रहे हो ना 80 करोड़ को जी, 80 करोड़ को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, तो फिर आप कह रहे हो हम थर्ड इकॉनमी है, तो फिर आप 80 किलो राशन, उनको वजीफे भी दो, उनको पेंशनें भी दो, फिर आप इकॉनमी जब थर्ड होगी वर्ल्ड की, तो उनके यही आप 5 किलो पे रुकेंगे वो। सुनिए अब बात, मैं वहां भी आता हूँ। अभी इन्होंने रावण की बात की, 1 लाख रुपए महिला को ठकाठक दे रहे हैं ना, वो हम आएंगे तो देंगे, हम जो कहते हैं तो हम कम पीछे हटते हैं। सुनिए, बलोरिया साहब ने अभी रावण की और उसकी बात की, मैं इनको बता दूं, सुनिए बलोरिया साहब, धर्म पहले है, बाकी बातें हैं। रामचंद्र भी धर्म के साथ ही चले। सुनिए, अब 2 मिनट में उसमें लूंगा। जब अयोध्या में उनकी मतलब उनको राजपाट देना था, पूरे अयोध्या में लाइटिंग हो रही थी, सारे दिए जल रहे थे कि भाई सुबह रामचंद्र जी अपनी ओथ लेंगे और गद्दी पे बैठेंगे, तो सुबह पता लगता है कि भैया आपको बनवास काटना है। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा और अपना चला गए, मर्यादा अपने फादर की बात को रखा, माँ की बात को रखा, और वो बनवास। उसके बाद 14 साल में क्या हो सबको पता है। लेकिन अगर रामचंद्र जी धर्म को नहीं मानते, भले उस समय वो राजा कहते थे मेरे पास जी पावर है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली मैं ही बनूंगा, आप होते कौन हो, मेरे को क्यों बनवास करना, लेकिन उन्होंने उस समय पूरा धर्म को निभाया। और उसके बाद आज जब 14 साल के बाद वो आए, तो उसके बाद आज जो रामचंद्र जी भगवान है, अगर वो आप उनको काल्पनिक मानते रहे, क्या रामचंद्र जी मैं कह रहा हूँ, भले उस समय राजा बन जाते, लेकिन जो आज भगवान बने वो नहीं बनते। ये बनवास जो है, ये तपस्या जो है, यही काम करती है। इनका क्या है, हमें वोट दो जी, हमने आना है 400 पार, 370 हमारे ये। अरे ये चुनाव तुम सीटों के लिए लड़ रहे हो, देश को बताओ हम तुम्हें क्या देने जा रहे हैं। 5 सालों 10 सालों में दिया, 5 सालों में आगे क्या देंगे। आज तक इससे पहले जितने चुनाव, सुनो विनोद जी, इससे पहले जितने चुनाव हुए, हर एक ने अपना एक नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। इस तरह हर टाइम में अलग अलग उनके एक अपने होते थे और उस पर काम करते थे। मुझे बताओ इस चुनाव में इनका क्या मैनिफेस्टो, क्या है? कभी आप धर्म पे कर रहे हो, आरक्षण पे कर रहे हो, उस पे बात, मंगलसूत्र आ गया, कभी भैंस आ गई, कभी मंगलसूत्र आ गया। हर 6 चरण हो गए, 6 चरण में इनकी स्टेटमेंट बदल रही है, एक ही स्टेटमेंट पे ये नहीं है। मैं जवाब देता हूँ सराफ साहब की बात का। बहुत सारे सवाल सराफ साहब ने आप पर दागे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ रही है, ये तीसरी इन्होंने चैनल पे बैठ के गलत कह रहे हैं कि 14वीं इकानमी है, ऐसा नहीं बताया है। पता नहीं कौन सा आंकड़ा इन भाई साहब को गलत मिला। आज हमारी 5वीं नंबर पे है और उन्होंने कहा, हमने कहा मेरी बात, 5 पे है, 3 पे जाना है। अरे मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए तब 5वें में थी। और नहीं, ये भी गलत है कह रहे हो आप, ये भी गलत कह रहे हो, छोड़ के गए, ये भी गलत कह रहे हो। अभी मेरी बात सुन लो, फिर आप, मैं नहीं बोला आपके बीच, आप भी मेरे चलो ठीक है। इन्होंने कहा कि 14वीं जो भारत है अभी 14वें नंबर पर है। ये आपको गलत जानकारी है मेरे भाई साहब को। आज हम दुनिया की 5वीं नंबर पे है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि तीसरे टर्म में हम दुनिया की थर्ड इकानमी बनेंगे। ये हमारा टारगेट है, जो कहते हैं आपने कुछ कहा नहीं। तीसरी बात, अपने परिवारवाद की बात कही, तो परिवारवाद जो है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं और देश के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बैठे हैं। उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, आगे कौन होगा कुछ पता नहीं है जी। आपका प्रधानमंत्री सोनिया, आपकी अध्यक्ष सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, उसके बाद फिर सोनिया, फिर राहुल, अगले बार अगला कोई आएगा तो बनेगा, तीसरा बंदा नहीं आ सकता। परिवारवाद आप में है, पॉलिटिक्स में है कि नहीं, उसके बाद है कि नहीं, उसके बाद मुंडे की बात, मेरी बात, कितने परिवार हैं आपके, बड़े लोग, पार्टी परिवार चला रही है, जो योग्य व्यक्ति आए तो चलता है, वो भी आता है। परिवार से हैं 80 करोड़ लोगों को। मेरी बात, जेडीएस से कर्नाटक में चले जाओ, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे, आप कर ही नहीं सकते, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे, जो सेक्स करने में फंसा होता है, मोदी जी कहते हैं वो भी सपोर्ट जाएगा, वो मुद्दा जाएगा। अब तो वैसे
कैसे परिवारवाद के साथ चलने वाले हो? छोटी आप मुफ्ती भी आ गई है। परिवारवाद के साथ चलने वाले लोग देखा है, गिल साहब, आप आपने नारी देखा शक्ति की बात करते हैं, यही नारी शक्ति स्कैंडल के परिवारवाद की बात का जवाब दे रहा हूँ शर्मा साहब। आपका तो वही हाल है। भारतीय जनता आज देश इस पोजीशन में है कि 80 करोड़ लोगों को दे सकता है राशन। आज भारत कांग्रेस के टाइम में 25 करोड़ था। मेरी बात तो सुनो। अब ये 80 करोड़ पे आ गए, बहुत अच्छा। कांग्रेस के समय 25 करोड़ था, 80 करोड़ पे आ गए ये लोग। शर्मा जी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, वो बोल नहीं रहे, आप ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, आज भारत इस पोजीशन में है कि हमने 25 करोड़ आंकड़ा है 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है। बीपीएल खत्म हुए हैं, लोग उस ग्रेड में आए हैं। आज 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया और वो 80 करोड़ बीपीएल से नीचे नहीं आ गए फिर जिनको नहीं बीपीएल में नहीं आए हैं। 25 को ऊपर लाया, 25 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आए हैं। 80 करोड़ लेकिन 25 करोड़ लोग जो बीपीएल का डाटा था उससे निकल के बाहर आ रहे हैं। करोड़ कांग्रेस के समय में राशन लेते थे बीपीएल के जरिए। आप तो देते आप लोगों ने 80 करोड़ पहुंचा दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप लोगों ने 80 करोड़ पहुंचा दी है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 80 करोड़ पहुंचा दी है। मेरी बात सुनो, आप लड़ नहीं रहे इकट्ठे। मेरी बात चुनाव आप लड़ नहीं रहे और बात यहाँ इकट्ठे कर रहे हो। मेरी बात सुनो, पहले मेरे जवाब देना, फिर आप बोलना। राम विरोधी को टाइम दे देना, इनको टाइम दे देना। मूर्ख बनाओगे कौन सुनेगा? नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दे रहा हूँ। वहां भी इकट्ठे चुनाव लड़ना था ना, जाके अलग अलग कोई बात नहीं, जहां वक्त आएगा वहां सब इकट्ठे होंगे। हमने जो कोरोना हुआ, कोरोना में जिस तरह लोगों को फ्री वैक्सीन दी है, तो वो भारत की शक्ति थी, वो देश का था, उसने दिया है। लोगों को जो करा है वो उसको दिया है। और इस 5 साल में जो मुझे कह रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपने किया क्या है, आप क्या करने वाले हो, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं। आपने 200 रुपया महीना गरीबों को पेंशन देते थे और रिकॉर्ड आया है ऐसे लोगों को पेंशनें दी जो पैदा ही नहीं हुए। कागजों में पेंशनें आती थी और इनके कार्यकर्ता के घर पे लोग अरे अभी तो आपने पेंशन बंद कर दी हैं। आज हम 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। आज किसानों को, किसान जो थे वो शाहूकारों के पास अपनी फसल के लिए आते थे और शाहूकारों के पास फसल के पैसे लेने देते थे। आज किसानों को 6000 रुपया साल का मिल रहा है, 2000 रुपया हर 5 मिल रहा है। आज अपने मैनिफेस्टो में हम कह रहे हैं भारत को विकसित भारत बनाएंगे। 16,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक क्रांतिकारी नेता जीत पाएंगी। सवाल ये है, मुझे लगता है आप चैनल पे जितना मर्जी जहां रो लो, दुनिया की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। 4 तारीख को देख लेना, हम 400 पार करेंगे और आपको फिर वही रोना धोना ईवीएम। परिवारवाद की चर्चा चली, आखिर में असल में परिवारवाद किस पार्टी में, और परिवारवाद की भाषा भाजपा के चश्मे से देखो तो दूसरी हो जाती है, कांग्रेस के चश्मे से देखो तो परिवारवाद दूसरी हो जाती है। ये सवाल उठ रहा है, क्या राजनीति में परिवारवाद जरूरी है? परिवारवाद जो इसकी जो व्याख्या करेंगे ना हम सर, तो एक तो छोटी वसी पैमाने पर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। ब्रॉडर में देखिए, अगर कोई और उनका बच्चा या उनका किन फुल टाइम पॉलिटिक्स में है तो कुदरती बात है कि वो एक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका राइट भी इंडिविजुअल राइट है और उसको मौका मिलना चाहिए। ये बात होगी इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई एमपी या कोई मंत्री, उसका बच्चा भी अगर जिस जैसे इन्होंने अनुराग ठाकुर की यानी कि एग्जाम्पल दी, तो धूमल जी डिकेड से वो हिमाचल की राजनीति पर थे और उनका बेटे अनुराग जो हैं वो भी राजनीति में थे। तो कुदरती बात है कि वो आप इसकी व्याख्या पारिवारिक प्रेफरेंस के लिए कर सकते हैं कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अपने किन किन को दे सकते हैं, लेकिन जो राजनीति वसी पैमाने पर जो राजनीतिक पार्टी है, पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप सत्ता में आने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का यानी कि स्ट्रक्चर होता है ना, जो उस स्ट्रक्चर पर अगर एक ही फैमिली काबिज है तो मैं उसको परिवारवाद मानता हूँ। तो अगर आप देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, 2000 में हमारी पार्टी बनी है, तो उसके बाद वो तो ग्राउंड लेवल पे चलते आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं कहा, मेरी बात मैंने आपको ये कहा इसको के साथ मत जोड़िए ना। नहीं, पार्टी स्ट्रक्चर पर अगर एक परिवार का वर्चस्व है तो मैं उसको परिवारवाद मानता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पर वहाँ पे बीसीसीआई में जनरल सेक्रेटरी, मेरी बात सुनिए,
मैं आपकी बात सही है जो आप कह रहे हो कि अगर वो महबूबा मुफ्ती 2000 में बनी, देशभक्त हम करे तो देशद्रोही वाला बात नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं कहा, हमने कहा राइट है, हमने कहा राइट है। पीडीपी के स्ट्रक्चर में, पीडीपी के स्ट्रक्चर पर अगर महबूबा मुफ्ती, पहले मुफ्ती सैयद साहब थे, मरहूम मुफ्ती सैयद साहब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आ गई, अब इल्तिजा जी आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहना पार्टी स्ट्रक्चर पर देखिए, सत्ता इंडिविजुअल एमपी का जीतना जरूरी कोई संभावना नहीं है कि वो सत्ता पर जाएगा, लेकिन अगर पार्टी स्ट्रक्चर में आपका परिवार बैठा है और आप जीतते हैं तो आप सत्ता एंजॉय करते हैं। मैं इस बहस में एक्चुअली ये एक राजनीतिक पहलू छूट गया, उस पर मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि हालांकि आपने मुझे प्रश्न नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा, अगर जम्मू कश्मीर की अभी चुनावी राजनीति पर हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल बीजेपी पर है कि आपने ये बताइए कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, बड़ा प्रोग्रेस है, विकास है, आपने G20 भी करवा दिया, ठीक है, तो इलेक्शन करवाने के टाइम पर आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। एक बात तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, ये विधानसभा की इलेक्शन की मैं इसलिए बात, वो आने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती, आप इतना अस्वस्थ हैं कि सितंबर 2024 में बीजेपी वाले नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जी, अगर कोई बड़ी बात नहीं हो जाती तो मुझे को लगता है करवाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मैं छोटी बात, बीजेपी को एक सवाल जरूर करिए कि आपने कश्मीर में आप क्लेम कर रहे हैं, तो वहां आपने क्यों मैदान छोड़ दिया? वापस लौटते हैं छोटे ब्रेक के बाद, उसके बाद सीधे बलदेव बलोरिया से ये जानना चाहेंगे कि सरेंडर क्यों कर दिया? अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? और 3 सीटें जो कश्मीर वाली हैं किस खाते में आपने छोड़ दी, ये भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है, और शीतल शर्मा मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल मैंने बलदेव जी से पहले पूछ ले, शीतल जी, वो सवाल ये पूछा था मैंने थे बलदेव जी से कि अगर हालात सामान्य हैं, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं, G20 का सफल आयोजन हो चुका है, आतंकवाद खत्म है, पत्थरबाजी नदारद है, फिर इलेक्शन क्यों नहीं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं इसका जवाब भी देता हूँ। दुर्भाग्य रहा जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर में गिल साहब, मैं 2001 में सरपंच बना था। सरपंच जब मैं बना तो 27 साल के बाद सरपंचों की इलेक्शन हुई थी, और 8 महीने के बाद हमें ओथ हुई थी, स्ट्रक्चर पूरा नहीं बना था। 22 साल के बाद कारपोरेटर बने तो कारपोरेटर की इलेक्शन हुई थी, और आज से लेके आज़ादी के बाद कभी भी जहाँ पे DDC के इलेक्शन नहीं हुए, DDC के चेयरमैन नहीं बने। पहली बार दफा 370 टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां पे चुनाव करवाए और जिला परिषद और दूसरे चुनाव करवाए हैं। जहां तक आपने असेंबली की बात की है, असेंबली के लिए 370 टूटा, उसके बाद डिलिमिटेशन हुई, उसका प्रोसेस था। प्रोसेस के बाद सरकार ने कहा था कि चुनाव करवाने हैं, जहां वो नहीं थी रिजर्वेशन, सब लोगों को नहीं थी, ST को रिजर्वेशन नहीं थी, जहां पे गुजरों के, दूसरे लोगों के, बकरवालों के वोटों की बात तो करते रहे NCPDP वाले, लेकिन इन्होंने 60 सालों में उन लोगों को रिजर्वेशन का हिस्सा जो था नहीं दिया। वो सारा करने के बाद आज 9 लोग ST के पार्लियामेंट हमारी असेंबली में होंगे, जो थे हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, उनका आज एक नुमाइंदा इसके बीच होगा। ये सारा प्रोसेस करने के लिए समय लगा। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा था कि चुनाव कराएंगे, ठीक है, कोई बंदा कोर्ट में चला गया, उसने कहा कब चुनाव करा रहे हो, इन्होंने कहा कि सितंबर से पहले करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है कोर्ट ने कहा तो तभी चुनाव करा रहे हैं। चुनाव हम करवाएंगे और करवाना है और पक्का होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कश्मीर से आप क्यों भागे, कश्मीर में आपने चुनाव नहीं लड़ा। कश्मीर में अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हम जिन परिवारों ने इन 70 सालों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने बेरोजगारी, भूख और साथ साथ अटानमी और सेल्फ रूल वालों ने आतंकवाद में झोंका है, इन परिवारों को पीछे लेना है। उन्होंने अपील की है कि दूसरे लोग आगे आए, परिवारवाद खत्म हुआ, हमें वोटों के लिए राजनीति नहीं करते, वोट हम आगे भी ले लेंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे। सबसे जरूरी है इन परिवारवाद लोगों को पीछे लेना। कश्मीर के लोगों को अपील की थी, हम भी अपील कर रहे थे कि इन 2 परिवारों को छोड़ के आप किसी को वोट दे दे, और ऐसा ही होने वाला है। अमरुल्लाह भी हारने वाला है, महबूबा भी हारने वाली है। कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपका कहने का मतलब ये हुआ? नहीं लड़ रहे हम, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
आने वाले समय में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक बात और समझाता हूं, आने वाले समय में अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कश्मीर में आने वाले समय में इलेक्शन आप नहीं लड़ेंगे। सुनोगे नहीं सुनोगे? इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दे रहा हूँ। असेंबली में इलेक्शन लड़ेंगे कश्मीर में आप? अमित शाह जी ने कहा असेंबली में लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के में यूथ को कि हमारी पार्टी को समझने में आप समझ सकते हो, समझने की कोशिश करें। हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो जरूर वो वोट देंगे। पहली बार हमने वहां के डीडीसी का मेंबर जिताया है कश्मीर में, पहली बार हमारा रजौरी में बंदा जीते हैं। सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1 बजे की जो हमारे पास डिटेल आई है 35.22% मतदान हो चुका है। और डिस्ट्रिक्ट वार सोहित जी लगा रहे हैं वही बताता हूँ। अनंतनाग में 21.19, अनंतनाग वेस्ट में 24.20, एचडीपोरा में 35.36, देवसर में 28.50, डूरू में 31 और कोकरनाग में 34, कुलगाम में 21 और पहलगाम में 39% हुआ है। और जो क्लेम ये कर रहे थे कि जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है, वो क्लेम मेरे ख्याल में धरा का धरा रह जाए। अरे विनोद जी, ये मीडिया में आ रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अरे ये आप बात ऐसे करें कि हम लोगों को। मेरा सवाल रहेगा गिल साहब से। गिल साहब, पूरे देश में प्रमुख मुद्दे जो हैं इस वक्त चुनाव के, वो जम्मू कश्मीर के सारे मुद्दे हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो या पीओके हो, इस तरह के मुद्दे हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में? क्योंकि बीजेपी कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो यहां पर आकर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इससे क्या आकलन किया जा सकता है? और दूसरा सवाल, कश्मीर के अंदर बारामूला में, श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 370 हटने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 370 के खिलाफ ये गुस्सा लोगों का उतर कर आ रहा है, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। आज भी वोटिंग अच्छी हो रही है, बम्पर हो रही है, तो क्या आकलन किया जा सकता है? देखिए, मैं मोटी बात पहले ये कहूँगा, ये लोकसभा के चुनाव है। बिल्कुल। अगर जो इशू 370 का 35A का, जहाँ स्टेट की बाइफर्केशन का जो हुआ, वो लोकसभा इलेक्शन में इतना मायने नहीं रखता। पहली बात, ये मोटी बात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुद्दे जहाँ तक पता है लोगों को, जो भाजपा ने अपनी चुनाव रणनीति बनाई, वो बड़ी सोच समझ के बनाई है। भाजपा ने सोचा कि अगर हम वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो टारगेट भाजपा बनेगी और क्षेत्रीय दलों को मौका मिलेगा हिट करने का भाजपा को। मुद्दे कौन से होंगे? 370, ठीक है, 35A। लेकिन अगर आज आप वहां जाएंगे, हालांकि क्षेत्रीय दल अपील कर रहे हैं कि आप वो जो अगस्त का फैसला है उसके खिलाफ अपना मतदान कीजिए, लेकिन अगर वहां पर जाएंगे आप देखेंगे जो टीवी मीडिया में इंटरव्यू हुए हैं, जो मैंने देखे हैं, वहां आप हैरान होंगे, किसी भी वोटर ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी आदमी ने 370 का जिक्र नहीं किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक पत्रकार के नाते सर, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये बदलाव की धार है या फिर गुस्सा है 370 के खिलाफ? देखिए मेरी अर्ज सुनिए। भाजपा ने जो अपनी रणनीति बनाई है ना, उसके तहत एक तरफा, यानी कि कश्मीर में कंसोलिडेशन को रोका है। ठीक है। कंसोलिडेशन अगर हो जाती, पहली बात तो पीडीपी और एनसी ने गलती की, कोई इंडिया अलायंस में से हटके आपस में विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक आवाज में बात करना कश्मीर के मतदाताओं के लिए मुश्किल हो गया। अगर ये दोनों मिलके करते और भाजपा लड़ती, तो जो फोकस था कश्मीर की एस्पिरेशंस का, वो सिर्फ भाजपा पर आता, तो फिर इशू बनता 370 का और 35A का। अभी जो है, अभी लोकल मुद्दों पर, बेरोजगारी पर लोग बात कर रहे हैं, लोग वहां बिजली की समस्या पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल बीजेपी से रहेगा। जिस तरह से गिल साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने को टारगेट करने से बचाया है कश्मीर के अंदर, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर आप कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद लोग शांति के ट्रैक पे आ चुके हैं, आतंकवाद खत्म हुआ है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप चुनाव लड़ सकते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर। साहिल जी, पहले तो मैं इनकी बात बताऊं, जो कह रहे हैं कि आज लोगों ने वोट इसलिए 370 के खिलाफ नहीं दिए, लोगों ने वोट इसलिए ज़्यादा किया है कि आज वहाँ से पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आया है। आज वहाँ 3 साल से शांति है, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। जो यूथ गन लेके घूमता था, पत्थर लेके घूमता था, वो यूथ आज
नौकरियां कर रहा है, पढ़ रहा है, आप इलेक्शन आगे लड़ बढ़ क्यों रहा नहीं है, रहे हैं? उसका तो जवाब दे दीजिए। अरे उसका जवाब दे दीजिए, जनता सुनना चाहती है। आज जाके फिर मोड़ के वहीं पे आ जाते हैं, आज जाके फिर मोड़ के वहीं पे आ जाते हैं। अरे बाबा चुनाव क्यों नहीं लड़ा इसका जवाब, हाँ। और आने वाले समय में असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बता दे दीजिए आप, ये बता दे दीजिए आप। मैंने यही तो बता दिया ना कि भारत को कब जाना है। भारत के समय आपने बेड़ा घर कर दिया जम्मू कश्मीर का, आपने बेड़ा घर कर दिया जम्मू कश्मीर, आपने स्टेट सब्जेक्ट हमारा खत्म कर दिया, आपने स्टेट सब्जेक्ट हमारा खत्म कर दिया, आर्टिकल 377 खत्म कर दिया। ले में संविधान नहीं बचाना, वो भी लगी है, वो भी ले में लगी है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की जम्मू की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया है या नहीं किया है? मतलब सोहित जी, सोहित जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जम्मू के नागरिकों की आपको कोई चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख, देखो साहिल जी मैं एक बात क्लियर करूं, सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, एक बात क्लियर कर लूं। एक रीजन पार्टी है वो है पीडीपी, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी पीडीपी ने जम्मू में त्रिलोक सिंह बाजवा को एमपी बनाया था, वेद महाजन को एमएलसी बनाया था और शांति देवी को एमएलए बनाया था। और हमारा मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बराबर का हक दिलवाना है, और उसके लिए हम सब लग रहे हैं। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तो विश्वासघात किया है, इन्होंने जम्मू के जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया है। आपने 2.5 जिलों में कन्फाइंड किया है जम्मू। अरे इन्हीं लोगों ने हमारे साथ सरकार बनाई है, इन्हीं लोगों ने हमारे साथ सरकार बनाई है, इन्हीं लोगों ने हमारे साथ सरकार आगे कन्फाइंड किया, लेकिन इन्हीं लोगों ने सरकार बनाई है। यही लोग हमारे साथ झंडे से झंडा लगा के चलते रहे हैं। 3 साल इन्होंने हमारे साथ हुकूमत की है, 3 साल ये सरकारी वो बने रहे हैं। विनोद जी जेल ले सकते हैं जी, मेरी बात सुनो, सत्ता का लाभ बिल्कुल 3 साल लिया इन्होंने, आराम से लिया। ये कह रहे हैं 2002 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन पीडीपी ने करवाई, डेवलपमेंट जितने पीडीपी ने करवाई है। मुझे ये बताओ 5 का 2 साल उसके बाद आपने क्या किया? 5 का 2 साल उसके बाद आपने क्या किया? आतंकवादी को उग्रवादी मारा दुपट्टा डाल के रोकते थे, वो खत्म हो गया। सराफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिल साहब आपका हमारे साथ शामिल होना, अच्छे एक्सपर्ट की राय देना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव बलोरिया जी आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल जी आपका हमारे साथ जुड़ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।